26 साल में 3 बहाली फिनिश नहीं हुआ है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो बहाली का ड्यूरेशन है कितना लंबा है। 45 से उसको 40 कर दिया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव है जो अभ्यर्थी उसको लेकर के बहुत कॉल्स हैं मेरे पास। काफ़ी बच्चे परेशान हैं। बिहार के बच्चे बहुत इसमें उनको बहुत मायूसी हाथ लगेगा। और आपको पता है कि बिहार के बच्चों के लिए जॉब ही एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर कुछ नए ड्राफ्ट आए हैं, कुछ नए नियम आए हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत जानने ज़रूरी है और शायद नियम में कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं जो शायद अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं टेंशन बनती जा रही है। हमारे साथ एक्स डीएसपी अखिलेश सर हैं जो कि बतौर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। सर, कल शाम ड्राफ्ट आया, टेंशन बढ़ गई अभ्यर्थियों की एक तरीके से देखा जाए या फिर ठीक ठाक लग रहा है? मुझे लग रहा है नियम में बहुत बड़ा उछाल ही देखा गया। देखिए, मिली-जुली प्रतिक्रिया है चूँकि बीइंग अ मेंटर बहुत सारे स्टूडेंट, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं और उनका कॉल लगातार आ रहा है। तो 2 तरह की प्रतिक्रिया है। एक तो जो एज को लेकर के 40 इयर्स किया गया है। प्राइमरी ड्राफ्ट जो इससे पहले एक निकला था तो उसमें 45 साल था। अब उसी समय बच्चे मांग कर रहे थे क्योंकि उससे पहले 55 साल एज बार हुआ करता था जो और बहालियाँ होती थी। यूजीसी में भी उस तरह के नियम हैं, लेकिन उसको रिड्यूस किया गया 45 साल। तब बहुत मतलब लोगों के अंदर में ये था कि इसको बढ़ाया जाए, तो बहुत लोग बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इवन मैं भी बढ़ाने के पक्ष में था। तो हमने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से एज को बढ़ाने का मांग किया था, लेकिन जब उसका एक और ड्राफ्ट आया उस पर डिस्कशन के बाद तो उल्टा बढ़ाने के बदले उसको और 5 साल घटा दिया गया। 45 से उसको 40 कर दिया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव है जो अभ्यर्थी उसको लेकर के बहुत कॉल्स हैं मेरे पास। काफ़ी बच्चे परेशान हैं क्योंकि बिहार का जो एजुकेशनल डायनेमिक्स है उसमें थोड़ा हायर एजुकेशन में बच्चे लेट जाते हैं। क्योंकि शुरू में आप देखिए कि अब इसको हम लोग इंटरमीडिएट से ले, इंटरमीडिएट के बाद अमूमन बच्चे जो होते हैं जो थोड़ा भी कॉन्शियस हैं, तेज़ हैं, तो वो इंजीनियरिंग मेडिकल की तरफ जाते हैं। तो 2-3 साल उधर उनका जाता है। वहाँ अगर नहीं सफलता मिली तब वो ग्रेजुएट होते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, फिर वो मतलब ग्रेजुएशन लेवल का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है उसमें लगते हैं। उसके बाद तब जाके वो पीएचडी करने का सोचते हैं या नेट करने का, हायर एजुकेशन का तब प्लान करते हैं। तो ये सफ़र तय करते करते उनका काफ़ी वक्त बीत जाता है। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली है वो बहुत दिनों पे होती है। अगर आप देखें इस शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में, तो एक बहाली 2003 में हुई, उसके बाद 2014 में हुई जो जिसमें हम लोग आए, उसका 2020 का बहाली आज तक फिनिश नहीं हुआ है। तो पिछले 26 साल में 3 बहाली फिनिश नहीं हुआ है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो बहाली का ड्यूरेशन है कितना लंबा है। अगर हर साल आप बहाल कर रहे होते तो 40 साल ठीक था, लेकिन जब आप इतने लंबे लंबे अंतराल पे बहाली करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक राइट कदम है। और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है ये, और मैं सरकार से मांग भी करूंगा आपके माध्यम से और माननीय शिक्षा मंत्री और जहाँ तक जो भी अथॉरिटी हैं वहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी। तो मैं उनसे बहुत विनम्रता से बिहार के विद्यार्थियों के हित में ये मांग करूँगा कि इस एज बार को ज़रूर रेज किया जाए। तो ये फिलहाल तो एक प्रॉब्लम हो गया। एक है। जो दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन है, पहले एपीआई पे जो आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, पीएचडी, नेट, इन सब पे जो मार्क्स एलोकेटेड थे, फिर एक्सपीरियंस पे भी मार्क्स एलोकेटेड थे और रिसर्च पेपर पे थे, उन सभी चीज़ों को डिमिनिश कर दिया गया है। अब आपको एग्ज़ाम देना होगा और 200 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। 200 नंबर में 175 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा और 25 नंबर का इंटरव्यू होगा। उसको भी बाइफर्केट किया गया है। जो रिटन एग्ज़ाम होगा 175 का, तो उस 175 में 20 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, और वो भी सब्जेक्टिव नेचर का होगा, फिल इन द ब्लैंक्स या एक लाइन में उसका आंसर आएगा। और 15 क्वेश्चन फिर 2-2 नंबर के होंगे, तो 30 नंबर वो हो गए। फिर 15 क्वेश्चन जो है एप्टीट्यूड बेस्ड होगा, वो भी 3-3 नंबर का होगा, तो 45 नंबर ये हो गया। और 10 क्वेश्चन होगा 8-8 नंबर का, तो 80 नंबर, टोटल 175 नंबर ये होगा आपका। 25 नंबर का जो इंटरव्यू होगा उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक 13 नंबर प्लस 12 नंबर। 13 नंबर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उस पर आपको नंबर दिए जाएंगे, यानी वहाँ पे बोर्ड रहेगा और आपको कोई टॉपिक एक पढ़ाना होगा, तो उस पर आपको नंबर मिलेंगे 13 में जो भी मार्किंग हो जाए। और 12 नंबर जो इंटरव्यू बोर्ड के साथ का आपका प्रश्नोत्तरी होगा, इंटरेक्शन होगा, तो उस इंटरेक्शन के आधार पे आपको 12 नंबर दिए जाएंगे। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न होगा। ये भी तब होगा जब आप नेट पीएचडी होंगे। हाँ,
अब है कि फॉर्म कौन लोग भरेगा, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 55% नंबर के साथ। जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स में रिलैक्सेशन है, जैसे SC ST हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो उनको 5% का रिलैक्सेशन है, यानी मिनिमम 50% चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। वो एक बार है। दूसरा एक मेजर बार है, जो मेजर मतलब आपको होना पड़ेगा एलिजिबिलिटी, वो है नेट होना चाहिए या तो PhD होना चाहिए। नहीं तो जो राज्य सरकार लेती है, स्लेट या सेट बोलते हैं, या उसको बिहार में बेट भी बोलते हैं, तो वो एग्ज़ाम होना चाहिए। अब बेट और स्लेट या सेट की बात हम लोग करें, तो बिहार में जो कभी हुआ था, तो जो लोग भी उसको पास किए होंगे, तो वो आज के डेट में उनका एज ख़त्म है। 55 साल भी कर दिया जाए तभी भी ख़त्म है। तो यानी बेट अभी कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बेट क्वालिफाइड कोई भी स्टूडेंट अभी बिहार में एलिजिबल नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर अगर सरकार कंडक्ट करती है बेट, तब जाके वो फिर जो बच्चे जिनके पास नेट नहीं है, जिनके पास PhD नहीं है, तो वो बेट एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पे अगर एलिजिबल होंगे तो फिर वो एप्लीकेशन भर सकेंगे। अच्छा, जिनके पास नेट नहीं है या जो PhD अभी नहीं किए हैं, उनके लिए तो फिर इसमें कुछ भी नहीं रहा। कोई अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है उनके लिए, तो वो मतलब सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो वो इस पूरे प्रोसेस से बाहर हैं। तो फिर बेट का इंतजार करना होगा, और बिहार सरकार बेट कराती है तो हाँ, बेट का इंतज़ार करना होगा। वहाँ भी मैं मांग करूँगा सरकार से कि बेट हो। बेट का क्या लग रहा है, कुछ सीन सिनेरियो, चूंकि इस नए ड्राफ्ट के बाद ऐसी चीज़ें बन रही हैं क्या कि बेट होगा एंड देन फिर इसके बाद ये एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि डेट वाइज तो कुछ नोटिफिकेशन क्लियर अभी नहीं है। नहीं, देखिए अब इसमें इस सरकार में कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि मतलब सरकार का जो अभी हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो उसमें लग रहा है कि सरकार अपने निर्णयों में खुद उलझी हुई है, और वो उनका निर्णय कहीं कोई कंक्रीट नहीं है, कोई पैटर्न पे नहीं है। तो इसीलिए मतलब ये कह पाना कि बेट होगा या नहीं होगा, दोनों में से कुछ भी कहना वो मतलब मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि मतलब हम लोग स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, लास्ट बेट का क्या रहा था कभी सीन बिहार में, जैसा कि आप बता रहे हो अब तो उनकी उम्र ही खत्म हो गई। हाँ, लास्ट बेट 2003 की जो बहाली हुई थी उससे पहले हुआ था, तो वो तो 2003 का बहाली हो गई, और उसके बाद 2014 में तो बेट का मतलब नहीं था, तो 2014 में मतलब था, उस समय में BPSC के द्वारा बहाली हुआ था, जिसमें हम लोग बहाल हुए। फिर 2020 में विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा बहाली चल रही है। अभी कुछ विषयों का बहाली उसमें अभी तक अधूरा है। तो नए ड्राफ्ट में आखिरी सवाल के साथ एक ले, जैसा आप बाय फॉरगेट कर रहे हो कि जो 175 का जो एग्ज़ाम होगा सब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये बहुत टेढ़ा खीर जैसा नहीं लग रहा है कि एक पैटर्न का कोई एग्जाम ही नहीं है 175 में भी, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, या तो पूरा MCQ रहता तो शायद माइंड प्रिपेयर रहता बच्चों का। नहीं, देखिए एग्ज़ाम पैटर्न को लेके मेरा बहुत ये नहीं रहता है, विरोध नहीं रहता है, क्योंकि वो सरकार का अपना एक डिस्क्रिशनरी पावर है, और वो किसी भी पैटर्न को अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन जो मेरा कंसर्न है वो मैं बिहार के बहुत लार्जर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का हित देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे लग रहा है कि इस ड्राफ्ट में एक बहुत बड़ी त्रुटि है। वो त्रुटि क्या है? एज को लेकर के। दूसरा कि जो बेट के लिए मुझे लग रहा है कि सरकार को ज़रूर बेट कंडक्ट करना चाहिए, नहीं तो बिहार के बच्चे बहुत इसमें उनको बहुत मायूसी हाथ लगेगा। और आपको पता है कि बिहार के बच्चों के लिए जॉब ही एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है अपने आप को लिफ्ट करने का, या अपना मतलब जो उनका सोशल स्टेटस है ऊपर निकलने का। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है यहाँ, और दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ, बिज़नेस वैसा नहीं है कि हमारा जो सोसाइटी का फ्रेमवर्क है तो उसमें आप बोलेंगे कि मुझे बिज़नेस करना है। अगर आप पत्रकारिता करने निकले होंगे तो आपको बहुत हर्डल का सामना करना पड़ा होगा, और अभी भी बोलते होंगे कि कोई एग्ज़ाम दो पीछे से। तो ये एक कल्चर है, जिस कल्चर में हम जीते हैं, तो उसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो टफ कर दिया गया ना कि आप नेट हैं, PhD हैं, फिर भी एक आपको एग्ज़ाम देना ही देना होगा। हाँ, टफ है, मतलब अब उसमें आपको तो नेट PhD के साथ तैयारी। अभी देखिए, एक बात मैं यह भी कहूँगा कि जो अभ्यर्थी हैं वो निराश मत होइए, डरिए मत, क्योंकि ये परीक्षा होते होते मिनिमम 6 महीना लगेगा। टाइम इनफ टाइम। हाँ, टाइम इनफ है आपके पास। अभी देखिए ड्राफ्ट कंप्लीट होके आएगा, फिर बहाली उसका एडवर्टीजमेंट होगा, फॉर्म भरने का डेट आएगा, फिर एग्ज़ाम का डेट रखा जाएगा। तो ये होते होते कम से कम 6 महीना लग जाएगा। इस बीच में अगर कोर्ट केसेस हो गए तो एक्सटेंड होगा, तो 6 महीना इस तरह के तैयार करने में कोई भारी काम नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें सिलेबस भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, सिलेबस लिखा हुआ है कि जो नेट का सिलेबस है कंसर्न विषय में, जैसे सोशल साइंस है तो, या लिटरेचर है तो,
साइंस है तो CSIR का जो एग्ज़ाम होता है नेट में, तो उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए। जिन विषयों में नेट की परीक्षा नहीं होती है उसमें आयोग के द्वारा तय किया जाएगा, एक्सपर्ट कमेटी होंगे और वो एक्सपर्ट कमेटी सिलेबस तय करेगी। जब एडवर्टीजमेंट आएगा तो उसमें साथ में वो भी आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी एलिजिबल लोग हैं जिनका एज 40 साल अभी क्रॉस नहीं हुआ है और साथ में आपके पास नेट है या आपके पास PhD है, तो आप बिना कुछ सोचे अपनी तैयारी चालू कर दीजिए, इंतज़ार मत कीजिए। तो ये कुछ बातें रही मुझे लगता है, लेकिन इन 6 महीनों में अगर बिहार सरकार बेट को लेकर कुछ सोच पाए तो शायद बहुत बच्चों का मुझे लगता है कि एक बेहतर मौका रहेगा। फिलहाल हमने एक एक चीज़ों को डिकोड किया, सर ने सारी चीज़ें बताई, अखिलेश सर ने, और पूरी तरीके से विस्तार से हमने समझने की कोशिश की कि आखिर नए ड्राफ्ट में क्या कुछ चीज़ें बदली गई हैं, और साथ साथ एज को लेकर जो एक बड़ा टेंशन है उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ सरकार को सोचने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।